Hello everyone, I am Ibadur Rahman and in this video I am going to explain chapter 1, chapter named Sets of class 11th Mathematics. So let's start the video. First of all, that what is sets? A set is well defined collection of objects. By well defined we mean that it must be possible to tell beyond doubt whether or not a given objects belong to the collection that we are considering. इन्होंने कहा है कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट उस सेट इज़ अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। अब वेल डिफाइंड का सेंस ये हो गया कि ऐसा कलेक्शन किया जाए, इस तरीके से उसको डिफाइन किया जाए कि कंफर्म हो कि कोई भी एलिमेंट आपका उस सेट में आएगा या नहीं आएगा। जैसे आप ये कह दीजिए कि आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवेल को कलेक्ट करना है, तो ये तो कंफर्म है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवेल क्या होते हैं, 5 होते हैं, AEIOU, तो वो सेट में आएगा। बट सपोज़ कर लीजिए आप ऐसा कह देते कि आपके क्लास के अच्छे बच्चों का एक सेट बनाया जाए, तो अच्छा होना, गुड क्वालिटी कोई वो वेल डिफाइंड नहीं हुआ। आपके हिसाब से क्वालिटी गुड कुछ और हो सकती है, मेरे हिसाब से कुछ और हो सकती है, किसी और के हिसाब से कुछ और हो सकती है। हो सकता है हम ये कह दें कि अपने क्लास के अच्छे बच्चों को कलेक्शन बनाइए या सेट बनाइए या एक लिस्ट बनाइए उनके नेम की। तो आप हो सकता है अपने दोस्त को अच्छा समझ के उसकी लिस्ट बना लो, हो सकता है किसी और को आप अच्छा समझ के लिस्ट बना लो। तो इस तरीके से ये अच्छा होना कोई वेल डिफाइंड नहीं हुआ। बट अगर ये कह दिया जाता है कि आपके क्लास के उन बच्चों का कलेक्शन बनाया जाए, नेम लिस्ट बनाई जाए जिनका मार्क्स प्रीवियस एग्ज़ाम में 95% या 90% है, तो अब यहाँ पे आपको कंफर्म हो गया कि 90% से ऊपर के बच्चों को लेना है या 95 से ऊपर के बच्चों को लेना है। तो यहाँ पर आपके पास एक वेल डिफाइंड स्केल मालूम है कि इसके बाहर जो 90 या 90 से ऊपर जो बच्चे होंगे उनको हमको लेना है, और 90 से कम जो बच्चे होंगे उनका नाम लिस्ट पे नहीं आएगा। तो ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया कि एक तरीके से उनके ऐसे कैरेक्टर को एक्सप्लेन किया जाए जिससे कि ऑब्जेक्ट को कन्फर्म हो जाए कि ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। द सेट ऑफ नंबर्स 1, 3, 5, 7 and 10. The following are the well-defined collection are and so are example of the set. The set of people of your class. जाहिर सी बात ये भी कंफर्म होता है कि आपके क्लास में कितने लोग हैं। The following do not describe a well-defined collection and so are not sets. The vegetable which taste good to all. People may have different taste. अब ऐसी वेजिटेबल का कलेक्शन बनाया जाए जिनका टेस्ट गुड है, तो हो सकता है आपकी चॉइस कुछ और हो, किसी और को किसी और चीज़ का टेस्ट अच्छा लगता हो। तो यहाँ पर जो कलेक्शन बनेगा वो सबका अलग अलग बनेगा, तो ये कोई वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं हुआ। तो ये आपका कलेक्शन एज ए सेट के अंडर नहीं आएगा। क्लियर? नाउ अब किसी भी सेट के मेंबर को या ऑब्जेक्ट को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है? द ऑब्जेक्ट दैट बिलोंग टू अ सेट आर कॉल्ड मेंबर और एलिमेंट ऑफ द सेट। तो जो भी ऑब्जेक्ट किसी सेट से बिलोंग करता है उसको क्या बोला जाएगा? मेंबर ऑफ सेट या एलिमेंट ऑफ सेट। ठीक है ना? द ग्रीक लेटर एप्सिलॉन, ये याद रखिएगा, एप्सिलॉन इसी तरीके का बनाइएगा, किसी और शेप का आपको नहीं बनाना। यहाँ पे बना हुआ है, ऐसा नहीं कि आप इसको कर्सिव राइटिंग में लिखिए, किसी और तरीके से लिखिए, वो नहीं। इज़ यूज्ड बिलोंग टू, फॉर एग्जाम्पल ए बिलोंग टू सेट ए बी सी, ए इसके अंदर आ रहा है तो ए बिलोंग टू सेट ए बी सी। बी इस सेट का मेंबर है, सो बी बिलोंग टू सेट ए बी सी एंड सी ऑल्सो बिलोंग टू सेट ए बी सी। क्लियर? तो इस अगर से बिलोंग करेगा तो हमको ये साइन यूज़ करना, जैसा कि यहाँ पे इंडिकेट किया जा रहा है। बट अब इसमें देखिए, इस सेट में डी नहीं है, इस सेट में 1, 2, 3 नहीं है, तो अगर कोई एलिमेंट किसी सेट में नहीं होगा तो डज नॉट बिलोंग टू सेट, इस तरीके का सिंबल यूज़ किया जाएगा, मतलब बिलोंग के साइन को कट कर दिया जाएगा। और अगर बिलोंग करेगा उस सेट में आएगा तो ये सिंबल यूज़ किया जाएगा। जैसे यहाँ पर 1 डज नॉट बिलोंग टू 0, 2, 4, 6, 1 इसमें नहीं है, तो इस तरीके से क्या किया, बिलोंग के साइन को कट कर दिए, तो बेसिक टर्म है। क्लियर? ये सब चीज़ें आप बुक से पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। अब किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें होती है। पहली बात तो सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से इंडिकेट करते हैं। सेट के एलिमेंट को स्मॉल लेटर से, उसके मेंबर को स्मॉल लेटर से इंडिकेट किया जाएगा। बट किसी सेट को रिप्रेजेंट करना है कि वो सेट ए बी सी क्या है, तो वो कैपिटल लेटर से इंडिकेट होगा। ठीक है? जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर कैपिटल एन, सेट ऑफ इंटीजर क्यू, सेट ऑफ रियल नंबर कैपिटल आर, इस तरीके से। इन वर्ड वी कैन यूज वर्ड और डिस्क्राइब a set, for example the set of multiple of whole numbers less than 10. रोस्टर और टेबुलेशन मेथड एंड रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट को एक्सप्रेस करने के लिए बेसिक एक तो ये हो गया कि आप किसी को एज ए स्टेटमेंट कह दीजिए, बट यहाँ पे मैथमेटिकल टर्म में हम लोगों को समझना है तो दो ही बात है,
पहला रोस्टर और टैबुलेशन मेथड एंड सेकंड रूल मेथड और सेट बिल्डर मेथड। रोस्टर मेथड में क्या होता है कि इसमें किसी भी सेट को के एलिमेंट को जब लिखा जाता है तो वो सबसे पहला काम तो इस ब्रैकेट का यूज़ किया जाता है और इसके एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट करके लिख दिया जाता है। जैसे यहाँ पे सेट ए इज इक्वल टू ए बी सी डी एंड सो ऑन, जो भी है जेड तक गया हुआ है। यहाँ पे 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। तो अब ये समझिएगा, पहली बात तो ये हो गई, इस तरीके से जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या कहलाता है, टैबुलेशन फॉर्म या रोस्टर फॉर्म कहलाता है। और दूसरा ये कि इस सेट में जो एलिमेंट आ रहे हैं उनके ऑर्डर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप किसी भी एलिमेंट को पहले लिख दो और दूसरे एलिमेंट को बाद में लिख दो, उससे कोई फ़र्क नहीं है। बस इसमें जो एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने 3 को पहले लिख दिया, 0 को बाद में लिख दिया तो सेट चेंज हो गया, वो नहीं है। सेट में जितने एलिमेंट हैं अगर उतने ही एलिमेंट लिखे गए हैं उनके ऑर्डर को चेंज किया जा सकता है, एक बात। और दूसरा ये कि सेट में कोई भी एलिमेंट वो एक से ज़्यादा बार आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक बार आपने लिख दिया तो वो माना जाएगा कि वो सेट उसमें काउंट हो गया। जैसे यहाँ पर BOOK, तो अब यहाँ पे O 2 टाइम्स है ना, तो इसको सिर्फ और सिर्फ एक बार आप लिखिएगा BOK, बस इनफ, यही काफ़ी है। कोई भी एलिमेंट रिपीट करके नहीं लिखा जाता। अगर वो रिपीट करके लिखा भी होगा तो उसको आप सिर्फ सिंगल टाइम्स ही रीड करोगे। ये हो गया। अच्छा, सेट बिल्डर मेथड में क्या होता है? अब सेट बिल्डर मेथड में ये टेबुलेशन फॉर्म था ना, रूल मेथड या सेट बिल्डर मेथड में क्या होता है, यहाँ पर सेट को ब्रैकेट में तो लिखा जाता है बट इसमें जो एलिमेंट आता है वो एलिमेंट ना लिखकर सेट की प्रॉपर्टीज़ यूज़ की जाती है। मतलब उसमें जो एलिमेंट आ रहे हैं वो एलिमेंट किस तरीके की प्रॉपर्टीज़ कंसिस्ट कर रहे होंगे वो प्रॉपर्टी लिखी जाती है। इसमें क्या क्या है, इंडिविजुअल एलिमेंट को लिखा जाता है और सेट बिल्डर में क्या है, सेट की प्रॉपर्टीज़ को लिखा जाता है। क्लियर? आइए आगे देखते हैं कि कैसे सेट बिल्डर फॉर्म बनता है। ये देखिए, x सच दैट 5 लेस देन x एंड x लेस देन आर इक्वल टू 12 वेयर x बिलोंगिंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे देखिए ये बताया गया है कि इस सेट में ऐसे एलिमेंट आएंगे, जैसे कि सपोज कर लीजिए एक एलिमेंट x है, वो x एलिमेंट क्या होगा, 5 से बड़ा होगा, ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन आर इक्वल टू 12 या 12 से कम होगा। और क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो वो नंबर जो 5 से बड़े हों और 12 तक के हों, यानी कि 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ये सब नेचुरल नंबर है, ये सब इसमें आएंगे। तो अगर हमको इसको टेबुलेशन फॉर्म में लिखना होता तो क्या क्या लिखते हैं यहाँ पे, 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ये टेबुलेशन फॉर्म कहलाता। बट अगर हमको यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ लिखी गई है तो ये किस तरीके का फॉर्म है आपका, सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड कहलाएगा। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा है राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। सेट बिल्डर फॉर्म का सेंस हो गया कि आपको पहले तो इनकी प्रॉपर्टीज़ को जज करना है कि ये एलिमेंट किस तरीके की प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं, फिर उनकी प्रॉपर्टी को सेट के फॉर्म में लिख देना है। 135, अब ये तो आपको मालूम है कि 135 क्या है आपका, एक एज कह दीजिए कि ये ऑड नंबर है, तो x सच दैट x इज़ एन ऑड नंबर। क्लियर? यहाँ पे देखिए द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो अब जो इस इक्वेशन का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन होगा वो x की वैल्यू होगी, वही x की वैल्यू इस सेट का एलिमेंट होगा। तो जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो हमको मिल जाएगा x प्लस 8 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 3, तो वहाँ से हमको वैल्यू मिल जाएगी -8 एंड 3। तो -8 एंड 3 एज ए सोल्यूशन ऑफ, ये हो गया। अच्छा, इसने बोला था सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना ना, तो एक्स स्क्वायर सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे लिख सकते हैं x इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, ये भी आपका टेबुलेशन फॉर्म में, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अब यहाँ पे समझिएगा 3/8 4/9 5/10 6/11। पहले ऊपर का नंबर देखिए 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से चल रहे हैं, बट स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 3 से। और नीचे का नंबर 8 9 10 11 12 13 ऐसे, यानी कि ऊपर और नीचे के दोनों नंबर कॉन्टिन्यू वे में चल रहे हैं, बट स्टार्ट जो हो रहा है, एक न्यूमरेटर आपका 3 से स्टार्ट होता है, डिनोमिनेटर आपका 8 से स्टार्ट होता है। अब देखिए इन्होंने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में जब लिखा है वो रूल मेथड से, x सच दैट x इज इक्वल टू n/n प्लस 5, n एज ए नेचुरल नंबर, ये कैपिटल N नेचुरल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट करेगा और स्मॉल n एज ए एलिमेंट को, नंबर को जो इसमें होंगे। अच्छा, अब देखिए n की कंडीशन क्या दी है, n की वैल्यू 3 या मोर देन 3 होगी एंड लेस देन आर इक्वल टू 8 होगी। तो n की वैल्यू जब 3 रखेंगे तो ये 3/3 प्लस 5 8 हो गए।
ऐसे ही मैक्सिमम वैल्यू क्या रख सकते हैं आप 8, तो 8/8 + 5 13, ये वाला भी एलिमेंट मिल जाएगा, उसके बीच के सारे एलिमेंट आप वैल्यू चेंज करते जाइए, मिलते चले जाएंगे। ये हो गए क्लियर। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सेट कितने होते हैं। टाइप्स ऑफ सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। अब फाइनाइट वैसे तो आप समझिए कि कोई चीज़ डेफिनेट हो, फिक्स्ड हो, तो वो क्या कहलाती है, फाइनाइट कहलाती है। इनफाइनाइट मीन्स जो अनलिमिटेड हो, जिसको आप काउंट नहीं कर सकें। तो ऐसे सेट जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट, मेंबर ऑफ सेट्स आर फिक्स्ड आर काउंटेबल, मीन्स उनके एलिमेंट को आप काउंट कर सकिए या उनके नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स्ड हो कि उसमें कितने एलिमेंट आएंगे, आप उसको काउंट करके बता सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, आपका फाइनाइट सेट कहलाएगा। बट अगर उसके एलिमेंट को आप नहीं काउंट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका इनफाइनाइट सेट कहलाएगा, जो कि अनकाउंटेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, द सेट ऑफ टीचर्स इन योर स्कूल, द सेट ऑफ कॉन्टिनेंट्स, द सेट ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 50, x such that x is equal to 5n plus 2, n is element of integer and n is between -2 to from -2 to +2। तो n की वैल्यू जो है वो -2 से +2 के बीच में है और n इंटीजर है, इसमें वैल्यू रखने पे जो भी x की वैल्यू मिलेगी। तो ये सारी वैल्यूज़ आपकी डिफरेंट होती हैं, नंबर ऑफ टीचर्स, नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट, प्राइम नंबर, या प्राइम नंबर इनके बीच में ये भी कंडीशन लगा दी। सिर्फ प्राइम नंबर होता तो वो इनफाइनाइट हो जाते, बट बिटवीन 1 to 50 है तो फिक्स्ड की कितने प्राइम नंबर होंगे। अब बाकी यहाँ पे n की वैल्यू रख देंगे तो x की वैल्यू मालूम हो जाएगी। तो ये जो 4 सेट्स हैं वो आपके एज ए फाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि इनके सारे मेंबर को आप काउंट कर सकते हैं। इनफाइनाइट सेट का मतलब हो गया ऐसे सेट जिनको आप काउंट, जिनके एलिमेंट आपके इनफाइनाइट हो, जिसमें काउंटेबल सेट हो ही नहीं, उनको आप डेफिनेट नहीं बता सकेंगे कि इसमें कितने एलिमेंट आ रहे हैं, वो क्या करेंगे, इनफाइनाइट सेट कहलाएंगे। द सेट ऑफ स्क्वायर नंबर्स, अब कितने स्क्वायर नंबर्स होते हैं, तो बहुत ढेर सारे होते हैं। कौन कौन से होंगे, पहली बात तो ये 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 84, इस तरीके से। मतलब जो नंबर किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर करने पे मिल रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, आपके स्क्वायर नंबर कहलाएंगे। तो इनफाइनाइट नेचुरल नंबर होते तो उनका स्क्वायर भी इनफाइनाइट होगा। तो ये सेट इस तरीके से अगर बनाया जाएगा तो वो आपका इनफाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट करेगा। द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन ए लाइन बिटवीन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी ऑन इट, 2 पॉइंट के बीच में कितनी लाइन बन सकती है, इनफाइनाइट लाइन बनाई जा सकती है। तो ये भी आपकी इनफाइनाइट सेट हो गए। एक्स एलिमेंट ऑफ जेड, एक्स लेस देन 0, 0 से छोटे इंटीजर हो तो बहुत से निगेटिव इंटीजर होते हैं, -1, -2, -3, वो सब इसमें आएंगे, वो भी इनफाइनाइट होते हैं, इसलिए ये भी आपका इनफाइनाइट सेट हो गया। क्लियर। तो 2 तरीके से हो गए, एक फाइनाइट हो गया सेट और एक इनफाइनाइट हो गया। फाइनाइट में क्या हो गया, जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट कन्फर्म हो, काउंटेबल हो, एंड इनफाइनाइट सेट का मतलब हो गया जिसमें इतने ढेर सारे एलिमेंट हो कि उसको आप काउंट ही नहीं कर पाओ, अनलिमिटेड हो, तो वो क्या कहलाएगा, आपका इनफाइनाइट होगा। तो सबसे पहला काम कि फाइनाइट और इनफाइनाइट का कॉन्सेप्ट को समझिए, क्या है, उनके वर्ड से समझने की कोशिश करिए, उसको डिफाइन कर लीजिएगा। आप एक एग्जांपल देख लीजिएगा, एटलीस्ट एक एग्जांपल जो आपको समझ में आता हो, वो अपना कहीं भी लिखने के लिए बाई चांस मान लीजिए एग्जाम में पूछा जाता है या कोई आपसे पूछता है, तो उसके लिए एटलीस्ट एक एग्जाम्पल आपके पास होना चाहिए हर डिफिनेशन का, वो ईजी जो आपको समझ में आए आप वो याद कर लीजिए। ओके, the empty set or the null set, a set that contains no member is called the empty set or null set, means ऐसा सेट जिसके पास कोई एलिमेंट हो ही ना, उसमें कोई एलिमेंट ना आए, वो सेट आपका क्या कहलाएगा, एम्प्टी सेट कहलाएगा या नल सेट कहलाएगा। एक तरीके से ये कह दीजिए ऐसा स्टेटमेंट जो पॉसिबल ना हो वो आपका नल सेट होता है या एम्प्टी सेट होता है। हम कह दें ए से पहले का कोई अल्फ़ाबेट होता है, ए से पहले कोई अल्फ़ाबेट, ए से तो स्टार्ट होता है, तो ए से पहले कैसे आएगा ना, तो इस तरीके से जो सेट होंगे वो आपके एम्प्टी सेट कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल, द सेट ऑफ मंथ ऑफ द ईयर दैट हैव फीवर देन 15 डेज, तो ये तो एम्प्टी सेट हो गए। सेकेंड, द सेट ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास हु आर मोर देन 3 मीटर टॉल, पॉसिबल ही नहीं है, इनफाइनाइट नल सेट। एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर, एक्स नॉट इज इक्वल टू एक्स, कोई ऐसा रियल नंबर है जो खुद के बराबर ना हो, हर नंबर तो खुद के इक्वल होता है ना, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, एम्प्टी सेट। एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, कोई ऐसा रियल नंबर है ही नहीं कि उसका स्क्वायर करने पर निगेटिव आ जाए या -1 आ जाए। ओके, तो रियल नंबर एम्प्टी सेट को ऐसे फाई से भी इंडिकेट करते, और एक इस तरीके से अगर ब्रैकेट बना दिया जाए खाली, तो ये भी आपका एम्प्टी सेट होता है। क्लियर, ये देखिए है ना, या तो फाई बनाएंगे या तो ये होगा, दोनों में से। ऐसा नहीं कि फाई इसके अंदर लिख दें, वो नहीं, वो एज ए एलिमेंट हो जाएगा।
ये तो अकेला 5 बना है, देखिए 5 पे ब्रैकेट नहीं है, या तो ये ब्रैकेट बनाया जाए खाली तो ये आपका एम्प्टी सेट कहलाएगा, या उसका सिंबल होता है 5। अब कुछ लोग क्या करेंगे, इसके अंदर 5 लिख देंगे, तो ये आपका एम्प्टी सेट नहीं है, ये समझिएगा। क्लियर? एम्प्टी सेट के लिए क्या होगा, बिल्कुल खाली ब्रैकेट बनेगा, अदरवाइज 5 बनाया जाएगा, 5 के साथ ब्रैकेट नहीं आएगा। मैथ अलर्ट, देयर इज ओनली वन एम्प्टी सेट एंड इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट। देयर इज नथिंग लाइक एनी एम्प्टी सेट्स और एम्प्टी सेट्स। सिर्फ और सिर्फ एक ही एम्प्टी सेट होता है, जाहिर सी बात, जब उसमें कुछ है ही नहीं तो कोई दूसरा कैसे बनेगा। ये और ये आर नॉट एम्प्टी सेट बिकॉज ईच ऑफ दीज सेट कंटेन वन एलिमेंट। देखिए इसमें भी एक एलिमेंट है, इसमें भी एक एलिमेंट है। अगर सिर्फ ब्रैकेट के अंदर आ रहा है तो वो एज ए एलिमेंट हो जाएगा, अगर ब्रैकेट के बाहर है सिंपली 5 बना होता तो वो एम्प्टी सेट का सिंबल होता है। क्लियर? अच्छा, एक एलिमेंट आता है तो क्या होता है, सिंगल एलिमेंट है तो सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, अ सेट कंटेन ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 5 इन सेट फॉर्म इज ए सिंगलटन सेट। मीन्स ऐसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट हो वो आपका क्या कहलाएगा, सिंगलटन सेट कहलाएगा। क्लियर? ये तो बेसिक चीजें। इक्वल सेट, टू सेट A and B are called identical are equal set written as A is equal to B if they have exactly the same element। अब जैसे देखिएगा यहाँ पर दो चीज़ें अभी हम लोग देखेंगे। इक्वल सेट तो ये आप देख रहे हैं कि अगर से दो सेट बिल्कुल एक जैसा हो, मतलब जो एलिमेंट पहले सेट में हो वही एलिमेंट दूसरे सेट में हो। हम एलिमेंट के ऑर्डर की बात नहीं करें, जहाँ इससे यहाँ पे पी क्यू आर है, यहाँ पे क्यू आर पी है, तो ऑर्डर तो अलग है, बट एलिमेंट देखिए पी क्यू आर यहाँ पर भी आ रहा है, पी क्यू आर इसमें भी आ रहा है, मतलब दोनों में सेम एलिमेंट आए, किसी के पास एक्स्ट्रा ना हो। अगर इसके पास मान लीजिए पी क्यू आर के अलावा एक्स वाई भी होता, इसमें नहीं होता, तो वो आपका इक्वल सेट नहीं होता। इक्वल मीन्स बिल्कुल एक जैसे सेट होंगे तो वो क्या कहलाएगा, आपका इक्वल सेट्स कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये हो गए ए एंड बी आर इक्वल सेट if p is equal to x such that x square minus 7x plus 6 is equal to 0 and 1 6 6 1 then p q r both all threes are equal। अब देखिए ऐसा क्यों, ये तो क्लियर है कि इसमें 1 एंड 6 है, इसमें 6 और 1 है, बट अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज किया जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर मिल जाएगा x माइनस 2 x माइनस 6 और x माइनस 1, तो उसका प्रोडक्ट निकालिएगा तो वो फैक्टराइज का जब सोल्यूशन निकालिएगा तो x की वैल्यू आपको 1 और 6 मिल जाएगी। तो 1 6 इसमें भी आ रहा है, 6 1 इसमें भी आ रहा है, तो आंसर सेम मिलेगा, इसलिए ये दोनों आपका इक्वल सेट है, बस लिखने का तरीका अलग है। तो ये तो इक्वल सेट की बात हो गई। उसके बाद होती है कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर का मतलब हो गया कि किसी भी सेट में कितने एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर ऑफ दैट सेट। मीन्स जैसे यहाँ पे देखिए इस सेट में कितने एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट 1, सो इसका कार्डिनल नंबर 1। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, 2 एलिमेंट्स, सो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी इज 2। पी क्यू आर हाउ मेनी एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट, तो कार्डिनल नंबर ऑफ सी इज इक्वल टू 3। तो किसी भी सेट पे जितने एलिमेंट होंगे वो क्या कहलाएगा, उसका कार्डिनल नंबर कहलाएगा। या तो आप पूरा लिखिए कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट ए, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी, ऐसे, या तो सिंपली स्मॉल n एंड जो भी सेट है आपका, जैसे ये कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट सी। क्लियर? अच्छा, let p be the set of the later word mathematics, then a is equal to this and cardinal number of set p is 8। अब एक चीज़ यहाँ पे और देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। मैथमेटिक्स, इसमें देखिए m 2 टाइम्स है, बट यहाँ पे लिखा गया सिर्फ और सिर्फ एक बार। a 2 बार है ना, a एंड a, बट लिखा गया सिर्फ एक बार। t 2 बार है लेकिन लिखा गया सिर्फ एक बार। तो इस तरीके से जब नंबर रिपीट कर रहे होते हैं तो अगर एक बार उस तरीके का कोई लेटर आ चुका है या अल्फ़ाबेट या एलिमेंट आ चुका है तो उसको दोबारा नहीं लिखा जाता, ये माना जाता है कि इस तरह के नंबर को हम काउंट कर चुके हैं। क्लियर? नाउ नोट भी देख लेते हैं। कार्डिनल नंबर ऑफ एन इनफाइनाइट सेट इज नॉट डिफाइंड। अब देखिए इनफाइनाइट सेट में कितने एलिमेंट होंगे बता सकते हैं, बहुत ढेर सारे होते हैं ना, जिसकी कोई लिमिट नहीं होगी। तो जब किसी चीज़ की लिमिट ही नहीं है तब उसका कार्डिनल नंबर कहाँ से मालूम होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे मालूम होंगे, जब अगर हम काउंट करेंगे तभी तो नंबर ऑफ एलिमेंट मालूम होगा। तो जो काउंट कर लिया जाएगा वो आपका फाइनाइट सेट कहलाता है, और जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट को आप काउंट नहीं कर सकते वो क्या कहलाएगा, आपका इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। तो इनफाइनाइट सेट का कार्डिनल नंबर डिफाइंड नहीं होता, अनडिफाइंड होता है। नो, कार्डिनल नंबर ऑफ एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट हो ही ना,
ना। तो जब एलिमेंट नहीं होगा तो सिंपली उसमें कितने एलिमेंट हुए, 0 एलिमेंट, तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट 5 इज इक्वल टू 0। क्लियर। एक चीज़ और देखिएगा, कार्डिनल नंबर को जब ब्रैकेट में लिखा जाएगा तो वो इस पैरेंथेसिस ब्रैकेट का यूज़ हो रहा है। देखिए यहाँ पे ये पैरेंथेसिस, ये अभी करली ब्रैकेट सेट वाला ब्रैकेट नहीं हो रहा है, कार्डिनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए इस ब्रैकेट का यूज़ होगा। ये सब चीज़ छोटी छोटी चीज़ें इससे पहले आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, ये 11 से स्टार्ट हो रहा है या हो सकता है इससे पहले किसी क्लास में रहा हो, बट सिलेबस में मालूम नहीं था कि नहीं था, नहीं बता पाऊंगा। नाउ नेक्स्ट इक्विवेलेंट। अभी देखिए इक्वल और इक्विवेलेंट में बोल रहे थे। इक्विवेलेंट सेट का मतलब ये होता है कि ऐसे दो सेट जिनके कार्डिनल नंबर सेम हो। कार्डिनल नंबर का मतलब उसमें कितने एलिमेंट आ रहे हैं ये सेम हो सकता है पहले सेट में अलग 3 एलिमेंट हो सकता है दूसरे सेट में अलग 3 एलिमेंट हो। तो नंबर ऑफ एलिमेंट अगर सेम होंगे तो वो आपका इक्विवेलेंट कहलाएगा। एलिमेंट सेम ना हो, कितने एलिमेंट आ रहे हैं ये सेम हो। जैसे यहाँ पे सेट ए में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, एंड सेट बी में P Q R S। तो देखिएगा इसमें एकदम अलग एलिमेंट है, इसमें एकदम अलग एलिमेंट है, लेकिन दोनों का कार्डिनल नंबर सेम है। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट A is 4 and cardinal number of set B is 4. Both cardinal number are same, so we can say that these two sets are equivalent sets. Two finite sets A and B are said to be equivalent if they have the same number of element. That is, if number of element of set A and number of element of B are equal, so we can say that the sets are equivalent set. इक्वल सेट में क्या था, जो इसमें है वही इसमें होना चाहिए था, बट इक्विवेलेंट सेट में क्या है, इसमें जितने एलिमेंट आएंगे उतने ही एलिमेंट यहाँ पर भी आएंगे। क्लियर। एलिमेंट सेम ना हो लेकिन जितने एलिमेंट आ रहे हैं आपके वो सेम होना चाहिए। ओके, तो ये हो गया आपका इक्विवेलेंट सेट। तो इक्विवेलेंट और इक्वल सेट को ध्यान दीजिएगा, ये सब चीज़ें आपके बुक में है, वहाँ से अच्छे से पढ़ के नोट्स बनाने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा, इक्वल सेट के लिए यहाँ पे इक्वल का साइन होता था, इक्विवेलेंट सेट के लिए इस सिंबल का यूज होगा। ठीक। तो नेक्स्ट हेडिंग, ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैप का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाना या मिल जाना, इस तरीके से करिए। टू सेट्स आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट इफ दे हैव एट लीस्ट वन एलिमेंट इन कॉमन। ऐसे दो सेट जिसमें कम से कम एक एलिमेंट कॉमन हो, एक से ज़्यादा हो सकते हैं वो नहीं बात है, लेकिन कम से कम एक एलिमेंट उनके बीच में कॉमन होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखिए, इसमें सेट ए में कौन कौन से हैं, 1 3 5 7, एंड सेट बी में 2 3 9 11। तो 3 एज ए कॉमन एलिमेंट है, जो दोनों में आ रहा है वो, अगर दोनों में आ रहा है तो कॉमन एलिमेंट वो, और सेट ए और सेट बी को क्या कहा जाएगा तब, ओवरलैपिंग सेट। तो ऐसे सेट इन विच एटलीस्ट वन एलिमेंट आर कॉमन इज कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट। एंड डिसजॉइंट सेट, ऐसे सेट जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। ठीक है। टू सेट्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स इफ दे हैव नो एलिमेंट इन कॉमन। फॉर एग्जांपल 1 3 5 7 एंड 2 4 6 8। अब देखिए इसमें और इसमें तो कुछ कॉमन है नहीं, एक इवन नंबर है एक ऑड नंबर का सेट है, तो ये आपका डिसजॉइंट सेट्स होगा, इसमें कुछ कॉमन नहीं होगा। सेट्स ऑफ नंबर्स, ये ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझ लीजिएगा। सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3, सेट ऑफ होल नंबर W से इंडिकेट किया जाएगा 0 1 2 3, सेट ऑफ इंटीजर्स कैपिटल Z से इंडिकेट होगा, इसे पॉजिटिव निगेटिव सब आएंगे, 0 भी आएगा। स्पेशली पॉजिटिव इंटीजर या निगेटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट करने के लिए I के ऊपर प्लस या I के ऊपर माइनस बना दिया जाता है, वो पॉजिटिव इंटीजर या निगेटिव इंटीजर आपका बन जाएगा। और सेट ऑफ रेशनल नंबर को Q से रिप्रेजेंट किया जाएगा। रेशनल नंबर तो आप समझते हैं कि जैसे कि P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके, P एंड Q इंटीजर हो और Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। और रियल नंबर, वो सारे नंबर जो अभी तक आप पढ़ते चले आ रहे हैं वो आपको रियल नंबर से इंडिकेट किया जाएगा। सेट ऑफ रियल नंबर को कैपिटल R से इंडिकेट करेंगे। क्लियर। ये बेसिक चीज़ें, सब चीज़ें तो आपको अपनी अपनी बुक से मिल सकती हैं। नाउ स्टार्ट द एक्सरसाइज। विच ऑफ द कलेक्शंस आर सेट्स। सेट्स के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, इसी सेट्स को कंबाइन बनाएंगे। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ द ईयर बिगनिंग विथ लेटर J। वो सारे मंथ का कलेक्शन बनाइए या सेट बनाइए जो किससे स्टार्ट हो रहे हो, J से। अब कौन कौन से मंथ आपके ऐसे हैं जो J से स्टार्ट होते हैं, एक तो जनवरी हो गया, एक आपका जून और जुलाई, ये 3 मंथ तो मुझे अभी याद आ रहे हैं, आप बाकी अपना देख लीजिएगा, हो अगर कुछ और होंगे, वैसे तो पॉसिबल नहीं है, जनवरी जून एंड जुलाई। क्लियर। तो सिंपली क्या करना है, आपको ब्रैकेट के फॉर्म में यहाँ पे लिख दीजिएगा जनवरी जून एंड जुलाई, कॉमा लगा के, बस वो हो गया आपका सेट है। वैसे वो भी नहीं कहा है आपसे विच ऑफ द कलेक्शन आर सेट, आपको ये बताना कि कौन कौन सा इसमें कलेक्शन सेट होगा,
तो फर्स्ट तो सेट बनाएगा, क्योंकि कन्फर्म है कि यहाँ से जे से स्टार्ट होने वाले लेटर वो मंथ आपको लेने हैं। आप सेट लिखना चाहिएगा तो लिख दीजिएगा, वो बेटर है, ताकि आपकी एक प्रैक्टिस होती जाए इजी क्वेश्चन से। तो फर्स्ट एज ए सेट, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। अब मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया कोई एक क्राइटेरिया नहीं है कि इसको आप टैलेंटेड बोलिएगा। हो सकता है हमारे जज करने का मेथड अलग हो, आप किसी चीज़ को अलग मेथड से जज करें, तो वहाँ पे टैलेंटेड होना कोई एक क्राइटेरिया या कोई लेवल नहीं है, वहाँ से आप कुछ लोगों को फिक्स कर लें, ऐसा नहीं हो सकता है। सबकी पसंद अलग अलग होती है, सबकी चॉइस अलग अलग हो सकती है, सबकी नॉलेज अलग अलग हो सकती है, सबका टेस्ट अलग अलग हो सकता है। उस हिसाब से टैलेंट का जो क्राइटेरिया होगा वो अलग अलग होगा, तो इसलिए ये आपका सेट नहीं बनाएगा। क्लियर? नाउ द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, वो सारे नेचुरल नंबर जो 100 से कम हो। अब ये तो कन्फर्म है कि वो सारे नंबर जो 100 से कम है कौन कौन से होंगे, फ्रॉम 1 to 99 वो सारे नंबर हो जाएंगे जो नेचुरल नंबर है और 100 से कम है, 1 2 3 4, तो ये एज ए सेट होगा। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, ये भी कोई कलेक्शन नहीं बन सकता है। कुछ लोग तो चूहे से डरते हैं, कुछ लोग शेर से डरते हैं, सबके अपने अपनी सबके लिए डेंजर अलग है। कुछ लोगों को बंदर से डर लगता है, कुछ लोग चींटी से कॉकरोच से डरते हैं, तो डेंजर तो सबके लिए, चीखते उतने ही कसके हैं जैसे कि शेर आ गया हो सामने। तो यहाँ पे डेंजर होना कोई एक क्राइटेरिया नहीं है कि किसके लिए कौन चीज़ डेंजर है। कुछ लोगों के लिए तो सब कुछ डेंजर होता है और कुछ लोगों के लिए कुछ भी नहीं होता है, ये तो डिपेंड करेगा उसका नेचर क्या है ना। तो यहाँ पे ये आपका सेट नहीं बनाएगा। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 2, set A is equal to 1 2 3 4 5 6, insert the appropriate symbol belong or not belong in the blank space। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इस दो सिंबल का यूज़ करना, मतलब इसमें कौन सा एलिमेंट सेट में बिलोंग कर रहा है, कौन सा एलिमेंट इस सेट में बिलोंग नहीं करता है। तो सीधी सी बात, 5 इस सेट में आ रहा है या 5 है, तो सेट 5 इज़ बिलोंगिंग टू, एलिमेंट 5 इज़ बिलोंगिंग टू सेट A। अब देखिए इसमें 8 नहीं है, तो A डज नॉट बिलोंगिंग टू सेट A। तो बस ये करना है, जो एलिमेंट होगा उसके लिए बिलोंग का साइन होगा, जो नहीं होगा उसके लिए डज नॉट बिलोंग का साइन लगा दीजिएगा, वो आपका काम हो जाएगा। क्लियर? नाउ थर्ड क्वेश्चन, राइट डाउन अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, देयर कुड बी डिफरेंट सुटेबल डिस्क्रिप्शन। अब इसके आपको कैरेक्टर या प्रॉपर्टीज़ के फॉर्म में इसको लिखना है। 2 4 6 8 ये किस तरीके का एलिमेंट है, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है, इवन नंबर है ना। तो आपको क्या लिखना है, कहाँ से कहाँ तक के इवन नंबर है, 9 से पहले तक के इवन नंबर है, तो द सेट ऑफ या कलेक्शन ऑफ इवन नंबर लेस देन 9। क्लियर? तो बस इस तरीके का, ये मल्टीपल ऑफ 7 है, 5 मल्टीपल ऑफ 7, फर्स्ट 5 मल्टीपल, 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 25, 7 5 35, तो फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 7 है। इसी तरीके से इसको बनाने की कोशिश करिएगा, फैक्टर ऑफ 12 होगा। बहरहाल बाकी कुछ हेल्प आप आंसर से भी लीजिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। लिस्ट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। अब क्या करना है, इसको रोस्टर फॉर्म या टैबुलेशन फॉर्म में लिखना है। द सेट ऑफ स्क्वायर नंबर लेस देन 40, वो नंबर जो 40 से कम हो और क्या हो, स्क्वायर नंबर हो। अब कौन कौन से नंबर लेस देन 40 होंगे और स्क्वायर नंबर होंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, लिस्ट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। अब क्या करना है, इनको रोस्टर फॉर्म में आपको लिखना है। रोस्टर फॉर्म के लिए क्या करना है, सारे एलिमेंट को ब्रैकेट में लिखा जाएगा और उनको कॉमा से सेपरेट कर लिया जाएगा। द सेट ऑफ स्क्वायर नंबर लेस देन 40, वो नंबर सेट बनाइए जिसमें क्या हो, ऐसे नंबर हो जो 40 से कम हो और वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपके कौन कौन से होते हैं, 1 4 9 16 25 एंड 36। देखिए होता तो इसके ऊपर भी है 49 84 91 100 इस तरीके का, बट यहाँ पे सेकंड कंडीशन क्या है, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, लेस देन 40। तो इनके अलावा और कोई नंबर आपके नहीं आएंगे, ठीक है ना। द सेट ऑफ कलर ऑफ रेनबो। अब रेनबो में कौन कौन से कलर होते हैं, वेबग्योर में आपने फिजिक्स में क्लास 10 में पढ़ा होगा, वो सारे एलिमेंट यहाँ पे लिख दीजिएगा। द सेट ऑफ फैक्टर ऑफ 144। अब 144 का फैक्टर क्या क्या होता है, 144 को फैक्टराइज कर लीजिए, आपको मालूम हो जाएगा 144 किससे किससे डिवाइड हो रहा है। तो जो जिससे डिवाइड हो जाएगा वो उसका एज ए फैक्टर हो जाएगा, जैसे 2 हो गए, 3 हो गए, 4 6 12, इस तरीके से आप बनाते चले जाइएगा, आपको मिल जाएगा। क्लियर? द सेट ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 144, तो प्राइम फैक्टर पूछा, सॉरी, तो प्राइम फैक्टराइजेशन तो आपको निकालना होगा। जैसे 144 है,
इसका प्राइम फैक्टर पहले निकाल लेते हैं, बाद में हम सेट बना लेंगे ना। ये काम तो आई थिंक सबको आता होगा। अब प्राइम फैक्टर इसके कौन कौन से होगा, देखिए सेट के फॉर्म में लिखना है, हमको सारे नंबर नहीं लिखने। जब हम इसको सेट के फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही एलिमेंट आएगा। कौन कौन सा आएगा, एक तो 3 आएगा और एक 2 आएगा। बस यही दोनों एलिमेंट हम लिख सकते हैं, 2 एंड 3, क्योंकि रिपीट करके सेट के फॉर्म में कुछ लिखा नहीं जाता है। ओके, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 50। तो अब द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 50 तो बहुत ढेर सारे नंबर हो जाएंगे। कितना आप लिखिएगा, ये कितने हो जाएंगे, फ्रॉम 1 to 49 तक ना। लेस देन 50 हमको लिखना है तो इतना लिखिएगा मत, डॉट लगा दीजिएगा, काम चल जाएगा आपका। नेक्स्ट है द सेट ऑफ कॉन्सोनेंट बिफोर आई इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो जो कॉन्सोनेंट आई से पहले आते हैं वो आपका क्या कहलाएगा, इसमें सारी चीज़ें आएंगी, ये सब चीज़ें तो है। द सेट ऑफ लेटर इन द वर्ड सेटेलाइट। अब सेटेलाइट के जब इसके हम सेट बनाएंगे तो सबसे पहला काम देखिए ये ध्यान देना कि कोई चीज़ रिपीट नहीं करना है। SATELI, ठीक है ना। बाकी सारे नंबर तो आपके आ ही जाएंगे, कॉमा लगा के सबको लिख दीजिएगा। इसी तरीके से आगे के क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बट क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। बट इस वीडियो को पहले बेसिक चीज़ें बहुत अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद चैप्टर लगाने की कोशिश करिए, आराम से सब हो जाएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय।